नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। राजस्थान करंट अफेयर्स में हम बात कर रहे थे सितंबर मंथ ऑफ 2021 के करंट अफेयर्स की, जिसके दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाके आप देख सकते हो आसानी से। तो अभी स्टार्ट करने से पहले वही नोट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको राजस्थान से रिलेटेड कंटेंट इंग्लिश में रिक्वायर्ड है, चाहे वो स्टैटिक पोर्शन हो चाहे करंट अफेयर्स हो, वो आपको इजीली अवेलेबल हो सकता है। सेम वही कंटेंट जो आप वीडियोज़ में पढ़ रहे हो, ठीक है। वीडियोस में कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, और पीडीएफ अगर आप लेते हो तो उसके लिए आपको कुछ कॉस्ट देनी पड़ेगी। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वहाँ पर एक पिंड मैसेज है, वो पिंड मैसेज आपको फॉलो करना होगा। इसके अलावा राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमी ये भी कवर की जा चुकी है, और उससे भी रिलेटेड वीडियोज़ और पीडीएफ सेम फॉर्मेट में सेम तरीके से आप अवेल कर सकते हो। वीडियोज़ फ्री में अवेलेबल हैं, और अगर पीडीएफ आपको रिक्वायर्ड है तो उसके लिए आपको टोकन मनी पे करनी होगी, ठीक है। तो चलिए, मेन जो इन्फॉर्मेशन थी वो हो गई, अब चलते हैं आगे मेन कंटेंट पे। फर्स्ट न्यूज़ है, अगर इस वीडियो की पर्टिकुलर बात की जाए तो वो है कुंभलगढ़ सेंचुरी से रिलेटेड। देखो, अभी पॉसिबिलिटीज़ चेक की जा रही है कि राजस्थान को क्या कोई 5th टाइगर रिजर्व की रिक्वायरमेंट है। देखो, 4 ऑलरेडी टाइगर रिजर्व्स हैं, वो डिक्लेयर हो चुके हैं। जैसे कि सबसे पहला है रणथंभौर सवाई माधोपुर में, दूसरा है सरिस्का अलवर, तीसरा रामगढ़ बूंदी में, और चौथा है आपको पता है मुकुंदरा हिल्स कोटा। अभी जो लेटेस्ट जो डिक्लेयर होया हुआ है ना, वो है रामगढ़ बूंदी वाला। अब 5वें की बात भी चल रही है, तो पॉसिबिलिटीज़ पे फोकस किया जा रहा है, रिसर्च हो रही है कि क्या कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी टाइगर रिजर्व के तौर पे बनाना चाहिए कि नहीं। तो क्वेश्चन जिस भी तरीके से बने आप हैंडल कर लेना कि अभी रिसेंटली किसको डिक्लेयर किया गया है वाइल्ड लाइफ टाइगर रिजर्व के तौर पे, तो आंसर हो जाएगा रामगढ़ सेंचुरी। और अगर आपसे पूछा जाए कि अभी बातचीत जिसकी चल रही है 5वें टाइगर रिजर्व की तरह डिक्लेयर करने के लिए, तो हो जाएगा कुंभलगढ़ सेंचुरी, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आप समझ जाएँ। फिर देखो, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अभी एक रिपोर्ट रिलीज़ हुई। टेलीकॉम रेगुलेटरी, जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है ना, टेलीकॉम सेक्टर मतलब मोबाइल से इनसे रिलेटेड रिपोर्ट, इनको रेगुलेट करना, ये काम करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑटोनोमस एक बॉडी है जिसने रिपोर्ट रिलीज़ की है, जिसमें ये पता पड़ा है कि टेली डेंसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। सबसे पहली चीज़ है कि टेली डेंसिटी होता क्या है। इसका मतलब हो गया कि कितने कंज्यूमर्स नंबर्स में डायरेक्टली टेलीकॉम सर्विसेज से कनेक्टेड है, मतलब मोबाइल फ़ोन्स के कनेक्शंस कितने हैं, ठीक है। तो वो हो जाती है टेली डेंसिटी। तो ऐसे में राजस्थान की रैंकिंग अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट रिलीज हुई है उसमें क्या रही है, ऑल ओवर इंडिया 13वीं रैंक। एक तो ये ध्यान रखें। दूसरा, टेली डेंसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से राजस्थान की परफॉर्मेंस राइज हुई है या डिक्लाइन, तो इसका आंसर होगा डिक्लाइन करना। क्योंकि जनवरी 2019 में जब ये रिलीज हुई थी ना ट्राई की रिपोर्ट, उसमें राजस्थान में टेली डेंसिटी आ रही थी 88.77%, जो कि करंट रिपोर्ट में कितना हो चुकी है 83.07%। इसका मतलब डिक्लाइन देखा गया है टेली डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर राजस्थान में देखा जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज रिलेटेड टू नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF। ये देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि पहले मिनिस्ट्री ऑफ HRD के नाम से जानी जाती थी, उसके द्वारा रिलीज़ की जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है। इसमें राजस्थान के 3 इंस्टीट्यूशंस को जगह मिली है टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स में। और वो 3 इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं? एक तो पहला नाम है बिट्स पिलानी, दूसरा है बनस्थली विद्यापीठ जो कि टोंक निवाई के आसपास में लोकेटेड है, और तीसरा इंस्टीट्यूट है दैट इज मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MNIT जयपुर। ये 3 इंस्टीट्यूट है जो कि टॉप 10 में जगह बना पाए हैं राजस्थान से। इसके अलावा अगर राजस्थान की बात की जाए तो ज्योग्राफिकली राजस्थान इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है, फिर भी जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है उसमें लगातार पिछड़ता चला जा रहा है। 2016 में जब ये रैंकिंग रिलीज हुई थी ना, तब राजस्थान से 7 इंस्टीट्यूट थे टॉप 10 में, जो कि घट करके सिर्फ 3 रह गए हैं 2021 की जो रैंकिंग आई है उसमें, ठीक है। तीसरा इंस्टीट्यूट मैं बता चुका हूँ आपको, MNIT जयपुर। इसके अलावा बिट्स पिलानी को रैंकिंग मिली है 29th, बनस्थली विद्यापीठ को मिली है 66th, और MNIT को मिली है 72nd। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, वो हमने देखी। फिर वाटर स्कैर्सिटी राजस्थान में देखो एक नेचुरल फिनोमेना है। ज्योग्राफिकली राजस्थान में बहुत कम रेनफॉल हमारे यहाँ पर रिसीव होती है, तो इस वजह से यहाँ पर पानी की प्रॉब्लम नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। तो ऐसे में वाटर ट्रेन चलाई गई है पाली डिस्ट्रिक्ट में। ये प्लान है, तो ये चलाएगा कौन, मेंटेन कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई। अच्छा, क्या ये पहली बार ऐसा होगा कि पाली डिस्ट्रिक्ट के लिए एक्सक्लूसिवली एक ट्रेन चलाई जाएगी जो कि पानी लेकर के आएगी? जी ऐसा नहीं है, पहले भी हो चुका है, ये 5वीं बार होगा, और 4 बार पहले हो चुका है 2002, 2005, 2009, 2019 में, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू दुबई वर्ल्ड एक्सपो। दैट मीन्स इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ का एक एग्जीबिशन हुआ था,
उसके अंदर ये था कि कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री अपनी तरफ से अपने फीचर्स बताएगा, ये शो करेगा कि हमारे यहाँ पर आप आकर के इन्वेस्ट करो जिससे कि आप बहुत मुनाफा कमा सकते हो। तो इस चीज़ को राजस्थान की तरफ से शो करने के लिए राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के द्वारा 5 करोड़ रुपए दिए गए, जिससे कि राजस्थान स्टेट की ब्रांडिंग की जा सके एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, कि इंडिया में पर्टिकुलरली राजस्थान में इन्वेस्टमेंट को हम अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, ये एक तरीके की मार्केटिंग हो गई, समझ गए होंगे आप इस बात को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू रूरल ओलंपिक गेम्स 2021। गाँव में ओलंपिक गेम्स कंडक्ट करवाना। बेसिकली मुद्दा क्या है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवेयरनेस और ज़्यादा आए गाँव में, जिससे कि बच्चों की हेल्थ भी अच्छी हो और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छा है। जैसा कि हमें पता है कि चाइना और इंडिया वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं दोनों, और दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस वाइज, तो इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस इंडिया की नहीं आती है। हमारी रैंक आती है 47 और चाइना की फर्स्ट और सेकंड रैंक, राइट। तो इस केस में अवेयरनेस है ना गेम्स की, वो बहुत कम है। तो इसके लिए रूरल ओलंपिक गेम्स 2021 ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, जिनमें टोटल 6 तरीके के गेम्स पे फोकस किया जाएगा। वो 6 गेम्स कौन से हैं ज़रा ध्यान से देखें आप। एक तो कबड्डी, खो खो, हॉकी, कौन सी, फील्ड हॉकी, इसके अलावा वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट और शूटिंग बॉल। ठीक है, ये 6 गेम्स हैं, इनको रखा जा रहा है। इसके अलावा मेन फोकस होगा कि रूरल स्पोर्ट्स में जो टैलेंट है, मतलब जो गांव के लोग हैं, गांव के बच्चे हैं जो कि स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक तरीके से पार्टिसिपेशन भी देना चाहते हैं और अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, उन लोगों को मौका देना। ठीक है, इसमें पंचायत, ब्लॉक और स्टेट लेवल के गेम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर इन रूरल स्पोर्ट्स ओलंपिक्स की बात की जाए तो इसमें देखो वीरेंद्र पूनिया चीफ स्पोर्ट्स ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट हुए हैं, और इसके अलावा विकास भाले इनको प्रेसिडेंट ऑफ राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन बने ना कि राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल, इसके प्रेसिडेंट करंटली कौन है, तो विकास भाले, और इसके अलावा वीरेंद्र पूनिया जो कि चीफ स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, उनकी लीडरशिप में ये रूरल ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे 2021 के। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एज वेल। स्टेट लेवल सीनियर क्रिकेट कंपटीशन, जिसको बोला जाता है कॉल्विन शील्ड कंपटीशन। ठीक है, क्वेश्चन यहीं पे बन गया एक तो कि कॉल्विन शील्ड कंपटीशन सीरीज़, ठीक है, ये टूर्नामेंट किससे रिलेटेड है, तो क्रिकेट से रिलेटेड है स्टेट लेवल पे। तो इसको देखो उदयपुर ने जीत लिया है, हराया किसको, सीकर को फाइनल मैच में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू कंप्लीशन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ इंडो पाक वॉर 1971। मतलब 1971 का जो वॉर था जिसमें ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, आज ईस्ट पाकिस्तान को हम बोलते हैं बांग्लादेश, तो बांग्लादेश को लिबरेट करवाना, पाकिस्तान को सेपरेट करना, उसमें इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंदिरा गांधी जी के टाइम के। ठीक है, तो ऐसे में 50 साल हो गए, 1971 में 50 ऐड करो 2021, तो ऐसे में 50 साल की जो गोल्डन जुबली है या आप कह सकते हो, ठीक है, तो उसको सेलिब्रेट या ऑब्जर्व किया गया, और उसमें गोल्डन विक्ट्री सेलिब्रेशन है वो ऑब्जर्व किया गया। कहाँ पे, जयपुर में। डेट थी 18-19 सितंबर 2021। ठीक है, तो ये हो गई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, प्लेसेस, इनके बारे में बात। अब हम बात करते हैं सितंबर 2021 में जो भी इम्पोर्टेंट राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हाईलाइटेड रही उनके बारे में। तो सबसे पहली बात आ जाती है दैट इज़ चीफ मिनिस्टर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा स्कीम। जैसे कि नाम से आ गया, हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड ये बात हम करने वाले हैं। बेसिकली 20 सितंबर 2021 को चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान मिस्टर अशोक गहलोत जी ने जो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी इंश्योरेंस स्कीम के नाम से जो ऑलरेडी हेल्थ स्कीम चल रही थी ना, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, उसका नाम चेंज कर दिया, और नाम चेंज करके क्या कर दिया उसका, चीफ मिनिस्टर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा स्कीम। एक तो ये ध्यान रखें आप। दूसरा, राजस्थान में हेल्थ के हिसाब से ऑलरेडी एक स्कीम तो स्टेट गवर्नमेंट की चल रही थी, वसुंधरा राजे गवर्नमेंट की, और एक इंडियन गवर्नमेंट की भी चल रही है। तो जिसमें आप देख सकते हो भामाशाह स्कीम जो कि राजस्थान सरकार ने शुरू की थी, आयुष्मान इंश्योरेंस स्कीम जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट की थी। तो दोनों को मर्ज करके अल्टीमेटली राजस्थान में क्या हो गया, अब चिरंजीवी स्कीम के नाम से लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ थोड़ा ध्यान रखें, स्कीम्स पे क्वेश्चन सीधे आने लग गए हैं आजकल, तो थोड़ा आप अलर्ट होकर के पढ़ें। इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम की बात करें तो वो है टाउनशिप पॉलिसी के रिलेटेड। देखो अभी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है टाउनशिप पॉलिसी के लिए, न्यू टाउनशिप पॉलिसी के लिए, और ऑलरेडी
जो पहले से एक टाउनशिप पॉलिसी चल रही है वो 2010 की है। तो क्वेश्चन ये है कि भाई आपके पास में टाउनशिप पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की अभी एग्जिस्टिंग तो है नहीं, क्योंकि अभी तो केवल ड्राफ्ट तैयार हुआ है, मतलब कच्चा चिट्ठा तैयार हुआ है। तो एग्जिस्टिंग कौन सी है, तो हम बोलेंगे 2010। ठीक है, क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। फिर ई वेस्ट डिस्पोजल प्रोग्राम, ये भी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा चलाया गया 3 सिटीज़ में। अलग अलग जो NGOs हैं उनका पार्टिसिपेशन भी रहा, गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रमोशन दिया गया। इसमें क्या था, ई वेस्ट, दैट मीन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। मान लो कोई पुराना मोबाइल फ़ोन है, कोई टीवी है पुराना, वो कचरे में आप डाल रहे हो, तो उसमें क्या बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल निकलता है। वो टॉक्सिक मेटल अगर पानी के साथ मिक्स हो जाए और वो अगर पर्कोलेट होकर ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाए तो पानी कंटेमिनेट हो गया। इसके अलावा पानी में कहीं इकट्ठा हो गया, छोटे बच्चे ने खेलना शुरू कर दिया, मान लो हाथ में आ गया पुराना टूटा फूटा स्मार्टफोन, तो उसमें जो भी टॉक्सिक या फिर आप कह सकते हो पॉइजनस मेटल है वो बच्चे के पेट में जा सकता है, क्योंकि बच्चे की तो आदत क्या है, हाथ में उठाएगा मुंह में लेगा। तो ऐसे में ई वेस्टेज बहुत ज़्यादा होने लग गया है। ठीक है ना, तो ई वेस्ट कलेक्शन को प्रमोट करने के लिए और कलेक्ट करने के बाद में उस ई वेस्ट को रिसाइकिल करने के लिए एक कैंपेन शुरू किया गया, और उस जो मेनली फोकस रहा कहाँ पे, जयपुर, उदयपुर और कोटा में। अच्छा, ई वेस्ट की अगर बात करें ना, तो इसमें 46% तो कंटेंट होता है मेटल का और 28% होता है प्लास्टिक, और रिमेनिंग जो परसेंट है बाकी और जो कंटेंट होते हैं वो। तो ये कॉम्पोजिशन भी कई बार पूछा जा सकता है, थोड़ा ध्यान रखें आप इसका। फिर इंपॉर्टेंट स्कीम है दैट इज़ रूरल टूरिज्म पॉलिसी, गाँव में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रोग्राम, राइट। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अंडर में जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो नोडल एजेंसी है, और इसका ड्राफ्ट तैयार है। ड्राफ्ट का मतलब कच्चा चिट्ठा, फाइनल अभी नहीं है, अभी ड्राफ्ट रेडी है। बेसिकली इसमें 3 तरीके की टूरिज्म को प्रमोट करने की बात की जा रही है। एक तो एग्रीकल्चर टूरिज्म, क्योंकि शहरों में रहने वाले लोगों के लिए एक चाव रहता है कि यार खेतों की ज़िंदगी कैसे, खेतों में रह करके कैसे ज़िंदगी जी जा सकती है, तो एग्रीकल्चर टूरिज्म। कैंपिंग साइट, कि किस तरीके से कैंप लगा लिए, टेंट लगा लिए, बहुत सारे जाने एक साथ पिकनिक पे निकले हैं, तो इस तरीके का प्रमोशन कि हाँ नाइट आउट कर लिया, ठीक है, बोनफायर जला ली, बैठ गए, गाने गा लिए, वो उस तरीके से। और एक गेस्ट हाउस टूरिज़्म, कि भाई हमारे यहाँ पर जो भी बाहर से घूमने आ रहे हैं वो लोग हमारे अतिथि हैं, अतिथि देवो भव है, तो उनके लिए या पधारो हमारा देश। तो ऐसे केस में हमारे लिए क्या ज़रूरत है कि गेस्ट की प्रोटेक्शन, गेस्ट की वेलफेयर, गेस्ट को एक हॉस्पिटैलिटी वाली फील आनी चाहिए। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो टूरिज़्म पॉलिसी है ना गाँव वाली, ये राजस्थान टूरिज़्म पॉलिसी 2020 इसके अंडर में ही तैयार की जा रही है, तो थोड़ा आप ध्यान रखें। फिर इंपॉर्टेंट स्कीम या न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर्स रूल्स। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जो कि एक उपभोक्ता का अधिकार है, उससे संबंधित कानून में कुछ चेंजेस लाए गए हैं, वो देखते हैं क्या। बेसिकली राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, उन्होंने कंज्यूमर्स को कुछ रिलीफ दिया। कौन से कंज्यूमर को? इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूमर्स को। वो क्या रिलीफ दिया है? वो ये है कि अगर कोई अपने घर पर 500 किलोवाट कैपेसिटी तक का सोलर पैनल इंस्टॉल करता है तो उसको नेट मीटरिंग का फ़ायदा मिलेगा। नेट मीटरिंग का मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं। देखो, हम जब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं आज अगर नॉर्मल कंडीशंस में, तो हमारे यहाँ पर मीटर इंस्टॉल किया जाता है और पोल से हम कनेक्शन लेते हैं, और उसके बाद में जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है उसके हिसाब से यूनिट काउंट होती है, यूनिट पर यूनिट चार्जेस के हिसाब से हमारा बिल बन के आता है, फिर हम पे करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे घर की छत के ऊपर सोलर पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं, रूफटॉप सोलर पैनल जिसको बोलते हैं। अब उससे भी तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब मान लो हमने जो घर में यूज़ करनी है उतनी इलेक्ट्रिसिटी तो हमने यूज़ कर ली, पर एक्सेस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, तो उसका क्या? उसको हम बेचने की व्यवस्था भी तो कर सकते हैं ना। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है कि अब जिसके घर में भी 500 किलोवाट कैपेसिटी से ज़्यादा का अगर रूफटॉप पैनल तैयार सोलर पैनल लगा हुआ है, तो वो अगर बिजली ज़्यादा अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा अगर प्रोड्यूस कर लेते हैं तो वो सरकार को बेच सकते हैं। उससे क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट स्कोर तैयार हो जाएगा कि हमने सरकार को उधार दिया। फिर जब भी आपको ज़रूरत पड़ी बिजली की और जो सरकार से आपकी जो यूनिट्स बन रही है ना, तो उनसे फिर एडजस्ट कर लोगे, तो ओवरऑल क्या हो गया कि जब हमें ज़रूरत थी तो सरकार से हमने ले लिया, पर हमारे पास में एक्सेस थी बिजली तो हमने सरकार को बेच भी दिया। तो उससे जो नेट निकल के आएगा ना, उस नेट का ही हमें पेमेंट करना है बिल के तौर पे। दिस इज़ नेट मीटरिंग। तो इस चीज़ को एलिजिबिलिटी कितनी कर दी है, 500 किलोवाट कैपेसिटी। पहले कितनी थी ये, 1 मेगावाट तक। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो कदम उठाए गए हैं ना गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा, ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पहले से रिलीज्ड रूल्स हैं, उन्हीं के बेसिस में फॉलो किया गया है।
आप ये मान के चलो, अभी हमने कल न्यूज़ डिस्कस की थी, याद हो तो, कि इलेक्ट्रिसिटी में रिफॉर्म्स लाने के चलते राजस्थान सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान की जीएसडीपी है जितनी, उसका 0.5% एडिशनल बोरोइंग का अप्रूवल या सपोर्ट दिया जाएगा। तो वो जो रिफॉर्म्स है ना इलेक्ट्रिसिटी में, उसी लाइन में है ये कंटिन्यू, ठीक है। तो ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले रूल्स रिलीज़ कर दिए थे, जिसके अंडर में उसको क्या बोला गया था, इंटरैक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन सिस्टम रेगुलेशन। और उसी के तहत ये प्रोविज़न था कि भाई 500 किलोवाट तक का भी अगर इंस्टॉलेशन कोई कर लेता है अपने घर के छतों पर सोलर पैनल्स का, तो उसको नेट मीटरिंग का फ़ायदा मिल जाएगा। इसका बेनिफिट मेन किसको होगा, एक तो जनरल कंज्यूमर हमारी तरह जो डोमेस्टिकली यूज़ करते हैं, और दूसरे जो MSMEs होते हैं ना, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, राइट। अच्छा, ये इम्प्लीमेंट कब से होने लगी है, 15 सितंबर 2021 से। 15 सितंबर 2021 से पहले के जो रेगुलेशन है उनमें नेट मीटरिंग की फैसिलिटी किसको मिल रही थी, जिसके यहाँ पर सोलर पैनल जो है वो 1 मेगावाट तक का इंस्टॉल था, ठीक है। आगे चलता है अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, दिस इज़ रिलेटेड टू द ड्राफ्ट, मतलब वही कच्चा चिट्ठा, अभी फाइनल नहीं हुआ है, बस हाँ प्रोविजंस तैयार हो गए कि हाँ ऐसा कुछ तैयार हो जाएगा। ड्राफ्ट का मतलब, राइट। तो ड्राफ्ट ऑफ ई व्हीकल पॉलिसी, ठीक है, ई व्हीकल पॉलिसी को प्रमोट करना, और उसका ड्राफ्ट तैयार है, और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल अपनी तरफ से रिलीज़ कर दिया है। तो इसमें टारगेट क्या होगा, सबसे पहला काम तो ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन करना, रिन्यूएबल एनर्जी में पैसे इन्वेस्ट कराना, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि 2030 आते आते हम ज़्यादातर व्हीकल्स को रोड पर इस तरीके के चाहते हैं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, जिससे कि फॉसल फ्यूल पे डिपेंडेंसी मिनिमम हो। जैसे कि आपको पता है डीजल पेट्रोल के भाव कितने ज़्यादा हैं, वॉलेटिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में होती है, भुगतान एक कंज्यूमर को करना पड़ता है, एक गरीब कंज्यूमर को। तो इसके लिए क्या किया जाए, इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंडेंसी को हमें थोड़ा सा रिड्यूस करने की ज़रूरत है। दूसरा पोल्यूशन की इशू है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ई व्हीकल्स को प्रमोट करना, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने ये ड्राफ्ट अपना तैयार किया है ई व्हीकल पॉलिसी के लिए, ठीक है। साथ में जब अगर ई व्हीकल्स को प्रमोट किया जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, तो उस केस में देखो चार्जिंग स्टेशन भी आपको लगाने पड़ेंगे। अब चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए अगर कोई है तैयार, तो उन लोगों को कुछ ना कुछ इंसेंटिव तो देना पड़ेगा ना। वही चीज़ें, किसी चीज़ को अगर आप करवाना चाहते हो तो भाई राजी तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो फ़ायदे का सौदा दिखाना पड़ेगा ना इन्वेस्टर्स को। तो ऐसे में जो भी स्टेशन लगाएगा चार्जिंग स्टेशन, उनको सब्सिडी दी जाएगी, छूट दी जाएगी, और वो डिपेंड किस पे करेगा कि वो चार्जिंग कैपेसिटी कितनी है उस चार्जिंग स्टेशन की, ठीक है। जितनी ज़्यादा चार्जिंग कैपेसिटी होगी उतना ज़्यादा सब्सिडी का फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो आप स्टेशन इंस्टॉल करोगे उसके लिए आपको ज़मीन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें भी 50% सब्सिडी तक देने की बात की जा रही है सरकार के द्वारा, और मैक्सिमम जो रेट होगी कंसेशनल वो 50%, मतलब सब्सिडी अगर दी भी जाएगी छूट, तो जितनी उस ज़मीन की कॉस्टिंग है उसकी 50% तक, ऐसा नहीं 100% तक सब्सिडी लेने की कोई कोशिश करे, नहीं, फिर तो सरकार पूरे घाटे में चले जाएगी, वो चाहेगी नहीं। और मेन टारगेट होगा सोलर प्लांट्स को इंस्टॉल करना। इसके अलावा जब भी सोलर पैनल परचेज़ किए जाएंगे इस तरीके के काम को प्रमोट करने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल, चार्जिंग स्टेशन, इनके लिए, तो ऐसे में सोलर पैनल को अगर आप परचेज़ करने जाओगे या कहीं पर भी कुछ नया काम करोगे, तो उसमें आपको जीएसटी देना पड़ता है। और जीएसटी के 3 पिलर होते हैं, एक तो सेंट्रल जीएसटी, एक होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, एक होता है स्टेट जीएसटी। तो जो तीसरा पिलर है ना, उसमें छूट दी जाएगी। तो स्टेट जीएसटी का जो शेयर है उसमें छूट मिलेगी, और वो कब तक, जब से ये पॉलिसी लॉन्च हो जाएगी उसके आने वाले 5 सालों तक। ऐसा नहीं कि 6 साल 10 साल बाद में भी आप चार्जिंग स्टेशन लॉन्च कर रहे हो फिर बोलोगे सब्सिडी दो, जी बिल्कुल नहीं। अगर आप आने वाले 5 सालों में कुछ ऐसा करते हो तो आपको सब्सिडी का बेनिफिट मिल सकता है। ओके, आगे चलते हैं। बस इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हमने देख ली है। कल एक वीडियो और मिल जाएगा जिसमें फिर बाद में सितंबर का पूरा कंटेंट आपका कवर हो गया। तो ऐसे में मेरा कमिटमेंट पूरा होता है, कल कर दूंगा, अभी तो एक बाकी है, अभी मैं पहले से खुशी नहीं मनाऊंगा। बाकी देखो पीडीएफ मैंने कहा था, बस थोड़ा लेट हो गया मैं, है ना। वो लेट इसलिए हो गया क्योंकि मुझे लगा कि मैगज़ीन पीडीएफ मिल जाएगी, पर पीडीएफ तो आई नहीं, और 10 दिन लेट हो गया उस चक्कर में। नहीं, मैंने 10 अक्टूबर का कमिटमेंट दिया था, पर वो 10 अक्टूबर तक कर भी देता, पर वही पीडीएफ के चक्कर में रह गया। और फिर पता पड़ा कि पीडीएफ तो अवेल ही नहीं करा रहा हो, तो फिर मैं मार्केट गया, मार्केट से फिर मैगज़ीन परचेज़ की, फिर आप लोगों के लिए मेन कंटेंट ट्रांसलेट करके फिर तैयार किया है सारा। तो एक वीडियो और मिल जाएगा आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गार्गी क्लासेस को प्रमोट करो जितना कर सकते हो आप। थैंक यू।